वॉर 1 के दौरान, जो कि 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, उसके दौरान होम रूल लीग मूवमेंट, उसके बारे में। तो होम रूल लीग मूवमेंट बेसिकली क्या है, वो कैसे आपका स्टार्ट हुआ और उसके बाद वो कैसे फिजल आउट हुआ, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखो क्या हुआ बच्चों, आपके पास 1914 में, आपको पता है 1908 में, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि 1908 में आपके तिलक जो हैं उनको जेल भेज दिया गया था, मंडाले जेल, जो बर्मा में आता है। अब तिलक को मंडाले जेल में भेज दिया था, ठीक है, जो बर्मा में आता है, म्यांमार में। अब तिलक को 6 साल की जेल हुई थी, जो आपके रिलीज हो गए 1914 में। अब जब तिलक जेल से रिलीज हुए तो उनका दिमाग में चल रहा था आपके पास दोबारा से पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिगेन करने का, आपको पॉलिटिकल स्टैंड गेन करने का। अब आपको क्या हुआ भाई, आए तो उन्होंने देखा कि भैया हमारे कहाँ के एक्सट्रीमिस्ट वाले हैं। तो आपको पता है बिपिन चंद्र पाल ने संन्यास ले लिया था फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स। लाला लाजपत राय, ऑब्वियसली बात है, उस समय जो है 1908 में कहाँ चले गए थे, यूएस वगैरह चले गए थे। अरविंदो घोष स्पिरिचुअलिज्म में चले गए थे और पांडिचेरी में रह रहे थे, अपना आश्रम चला रहे थे। अब तिलक जब 1914 में आए तो उन्होंने देखा भाई हमारे भैया लोग कहाँ हैं, तो कोई वहाँ पे अवेलेबल था नहीं। अब इन्होंने अपना स्टैंड और ग्राउंड ढूंढना शुरू कर दिया। इसी दौरान उनको जो है आपके पास एक महिला थी, वृद्ध महिला थी, जो कि आपके पास थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो आपके पास ऑकल्ट, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन एंशिएंट ट्रेडिशन, भारत का जो पुरातन जो आपका शास्त्र है उसका अध्ययन, उसकी स्टडीज़, तो इसमें इन्वॉल्व आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो 1875 में 1875 में न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश हुई थी। और इस्टेब्लिश किसने करी थी, आपके पास कर्नल ऑलकट, ठीक है, और आपके मैडम ब्लावत्स्की। बड़े ऐसा बोलते हैं कि बड़ी वो जो मैडम ब्लावत्स्की थी वो बड़ी मेजमराइजिंग और आपके मतलब आकर्षित व्यक्तित्व वाली महिला थी, और मिस्टिज्म, आपके पास जो जादू चमत्कार, इससे संबंधित जो है उसे संबंध रखती थी। अब इसी ट्रेडिशन में आपके पास एक महिला जो उस जमाने में लिबरल थॉट रखने वाली है, उनका नाम है एनी बेसेंट, वे इस मूवमेंट से जुड़ती हैं। इस मूवमेंट से जुड़ने के दौरान जो है इनकी जो इंडिया ब्रांच होती है उसका हेडक्वार्टर होता है आपके पास मद्रास में, अडियार। ये आपका मद्रास है, मद्रास में एक जगह है अडियार, तो अडियार इनका हेडक्वार्टर होता है। अब जो एनी बेसेंट होती हैं ये आपके पास अडियार आती हैं थियोसॉफिकल मूवमेंट के लिए। और आपको पता है इन्होंने एक और आपको भी ढूंढना होगा, जवान रखने वाला एक मेडिटेशन सुना होगा, विपासना। तो विपासना मेडिटेशन जो आपके पास ध्यान जो विधि होती है, जे कृष्णमूर्ति, बड़े फेमस आपके पास यौगिक ट्रेडिशन में गुरु रहे हैं इंडिया के, तो वो इनको मदर मानते थे या ये उनको बेटा मानती थी, जे कृष्णमूर्ति को। तो आपके पास, चलो वापस आ जाओ, तो ये स्पिरिचुअलिज्म से संबंधित है और ऑर्गेनाइजेशन थियोसॉफिकल सोसाइटी, और आपके पास इंडियन एंशिएंट ट्रेडिशंस, इंडियन कल्चर को पढ़ने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इसके संबंध में आपके पास कहाँ आई है, मद्रास में आई है, मद्रास आपके अडियार में। अब जब ये आई एनी बेसेंट, तो शी केम इंडिया फॉर थियोसॉफिकल मूवमेंट। अब तिलक आपके पास रिलीज हो चुके हैं, अपना पॉलिटिकल ग्राउंड तलाश रहे हैं। इसी दौरान इनको कौन मिली है, एक महिला मिली है, वृद्ध महिला, जिनका नाम है एनी बेसेंट, जो आपके पास किस लिए आई है, आपके पास आई है आपके पास थियोसॉफिकल मूवमेंट के लिए। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है आपके पास एक चीज बोली कि भारत में जो है आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होम रूल होना चाहिए, होम रूल होना चाहिए, यहाँ के लोगों का शासन होना चाहिए, ठीक है। होम रूल के लिए आपके पास इन्होंने क्या करना शुरू किया, अपने 2 अखबार स्टार्ट किए। पहले का नाम था न्यू इंडिया, दूसरे का नाम था कॉमनवेल्थ। और इन्होंने जो है कैंपेन करना शुरू कर दिया, इसमें लिखना शुरू कर दिया, ठीक है जी, कैंपेन करना शुरू कर दिया, इसमें लिखना शुरू कर दिया। किसने, आपकी एनी बेसेंट ने। अब क्या हुआ, आपके पास दिसंबर 1915 में ऐसे चलता रहा, 1 साल बीत गया। कांग्रेस के दिसंबर 1915 में कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि जो एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस से दूर चले गए थे, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का विभाजन हुआ था, आपको पता है 1907 में सूरत स्प्लिट, सबको पता है 1907 में सूरत में गरम पंथ नरम पंथ एक दूसरे पे अंडे सब्जी फेंक के अलग हो गए थे, है ना, तो सूरत स्प्लिट हो गया था। तो ये सूरत में जो स्प्लिट हुआ था उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट अलग हैं। तो उन्होंने 1915 में कांग्रेस ने कहा कि जो लोग अलग हो चुके हैं एक्सट्रीमिस्ट, उनको हम कांग्रेस रिज्वाइन करना अलाउ करेंगे, क्योंकि आपके पास एक बड़े नेता है जो इनके खिलाफ है, उनका नाम है फिरोज शाह मेहता। और फिरोज शाह मेहता जो है नहीं रहे उस समय, तो उसके बाद जो है आपके पास जो कांग्रेस थी उसने कहा कि हम लोग जो है एक्सट्रीमिस्ट को अलाउ कर देंगे। अब तिलक और एनी बेसेंट दोनों ट्राई कर रहे हैं कि एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा होम रूल।
अब सक्सेस ये हुई कि आपके पास जो कौन है, एनी बेसेंट है, कांग्रेस से अपना क्लोज अलायंस बना चुकी हैं, ठीक है। अब तिलक ने अपना होम रूल ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी होम रूल लीग स्टार्ट कर दी। बेलगाम में आपके पास जो है इन्होंने अनाउंस करी, बेलगाम में 1916 में, अप्रैल 1916 में अपनी इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी लॉन्च कर दी। और इसके अलावा जो है आपके पास इनके कहने पर जमुना दास, द्वारकादास, शंकरलाल बैंकर और इंदुलाल याग्निक, इन्होंने एक अखबार स्टार्ट किया यंग इंडिया, जिसमें महात्मा गांधी लेख लिखते थे, ठीक है। यंग इंडिया याद रखना है, यंग इंडिया इन्होंने स्टार्ट किया, जमुना दास, द्वारकादास, शंकरलाल बैंकर और इंदुलाल याग्निक। अब इन्होंने इस पर्टिकुलर पर्पस के दौरान जो है आपका एक न्यूज़पेपर जो है स्टार्ट किया, यंग इंडिया। अब जो एनी बेसेंट के बेसिकली दो ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्या थी, जो एनी बेसेंट के फॉलोवर्स हैं वो तिलक के कहीं ना कहीं क्लोज नहीं है, और जो तिलक के फॉलोवर हैं वो कहीं ना कहीं एनी बेसेंट के क्लोज नहीं है, वो उनको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो फाइनली दो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करने की बात की गई। यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछा भी गया कि देयर वाज ओनली वन होम रूल ऑर्गेनाइजेशन, इसे देखते कट करना है, दो थी, ठीक है। दूसरी होम रूल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके पास एनी बेसेंट ने लॉन्च करी इन सितंबर 1916, और इनके एक थियोसॉफिकल मूवमेंट जो मैंने आपको बताया, उस थियोसॉफिकल मूवमेंट के दौरान इनके एक असिस्टेंट थे, उनका नाम था, मतलब ल्यूटिनेंट थे, सबऑर्डिनेट थे उस थियोसॉफिकल सोसाइटी के, उनका नाम था जॉर्ज अरुंडेल। उसको इस ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी बनाया। अब तिलक की जो लीग थी, देखिए ध्यान सुनिएगा, उसने अपने आप को बड़ा कंपाइल्ड रखा, छोटा रखा, ठीक है। उसने अपने सेंटर्स बनाए महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस और बरार, ये 4 जगहों पे, और मात्र 6 ब्रांचेस उन्होंने खोली, 6 ब्रांचेस, मात्र 6 ब्रांचेस इन्होंने खोली, ठीक है। अब आती है आपके पास एनी बेसेंट, इन्होंने रेस्ट ऑफ इंडिया को पकड़ा और बहुत सारी ब्रांचेस खोल दी। इवन 3 मेंबर कुड स्टार्ट अ ब्रांच, सिर्फ 3 मेंबर भी एक ब्रांच स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। तिलक ने पूरा महाराष्ट्र टूर किया, अपनी जो टेरिटरीज थी उन्हें टूर किया, और एक्टिवली जो इनकी जो ब्रांचेस थी वो काम करने लगी, ठीक है। एक्टिवली ब्रांचेस जो है काम करने लगी, लोगों को जो है बताने लगे, पैम्पलेट्स जो है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करवाए, अलग अलग लैंग्वेजेस जो वहाँ की लैंग्वेजेस थी, ठीक है, लाइक गुजराती लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये अगर तेलुगु लैंग्वेज है, तो यहाँ पे पैम्पलेट्स के थ्रू लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि बेसिकली होम रूल का मतलब क्या है, हमारी खुद की सरकार होने क्या बेनिफिट है, विदेशी रूल का क्या मतलब है, हम लोग किसी और के अंदर में जो है शासित हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज़ादी की बात अभी नहीं है, अभी सिर्फ होम रूल की बात है कि हमें जो है आपके पास सेल्फ रूल चाहिए। अब तिलक के जब इतना ज़्यादा एफर्ट्स हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या करा, तिलक को एक नोटिस पेश किया तिलक के बर्थडे के दिन। उस दिन तिलक का बर्थडे था 23 जुलाई 1916, और तिलक का बर्थडे 23 जुलाई 1916 था। उस बर्थडे के दिन जो है तिलक को 1 लाख रुपए गिफ्ट आ गया था, डोनेशन आ गया था। और गवर्नमेंट ने मांगा सिक्योरिटी कि आप जो है क्यों ना आप अपने गुड बिहेवियर के लिए, उसकी अंडरटेकिंग देने के लिए कि हम गुड बिहेवियर रखेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे, 60,000 रुपये जमा करेंगे। अब तिलक जो है आपके जो होम रूल लीग को चला रहे हैं, उनको क्या किया, उनके लॉयर्स की टीम ने उन्हें डिफेंड किया, इंक्लूडिंग मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना इंक्लूडिंग आपके पास तिलक को जो है डिफेंड किया। हालांकि लोअर कोर्ट में उन्हें सक्सेस नहीं मिली, बट हाई कोर्ट ने उनमें उनको सक्सेस मिली, ठीक है। मतलब उनका जो दिया गया था अंडरटेकिंग वो आपकी हट फिजल आउट हो गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। अब बेसेंट का बताया मैंने, उन्होंने बहुत सारी ब्रांचेस खोली, ठीक है। 3 लोग, सिर्फ मात्र 3 मेंबर जो है एक ब्रांच स्टार्ट कर सकते थे, जिसकी वजह से ब्रांचेस जो है इतना एक्टिवली, ऑब्वियस सी बात है, काम नहीं कर पा रही थी। इनके जो आपके थियोसॉफी के जो असिस्टेंट्स थे या सबऑर्डिनेट्स थे या ल्यूटेनेंट्स थे जो इनके अंडर थियोसॉफी में रिलेटेड थे, जैसे जॉर्ज अरुंडेल, मैंने अभी नाम बताया था, सीपी रामास्वामी अय्यर और आपका बीपी वाडिया, ये जो है आपके अडियार में ही हैं, और यहाँ से जो है ये पूरे उस पर नज़र रखे हुए हैं आपके सोसाइटी के, इनके जो ऑफिसेज हैं, किसके, रेस्ट ऑफ इंडिया वाले एनी बेसेंट की सोसाइटी के 2 हैं, याद रखिएगा। अब क्या हुआ आपके पास जवाहरलाल, इसके बाद जो है आपके पास जो तिलक की ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर्ली काम कर रही है, और एनी बेसेंट के जो मेंबर्स हैं वो लोग भी जो है अलग अलग राज्यों से, यूनाइटेड प्रोविंस जो आपकी में उत्तर प्रदेश है वहाँ पर आपका टूर कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इलाहाबाद में जो है आपका लीग को ज्वाइन किया।
ठीक है, अलग अलग सिटीज़ में, गांव में जाके, कस्बों में जाके होम रूल के बारे में लोगों को बताया। लाइब्रेरीज में मिले, बार के जो लाइब्रेरी, जो आपके कोर्ट कचहरी के पास जो बार लाइब्रेरी होती है वहाँ पे मिले। कॉलेज के बच्चों को बुलाया, कॉलेज के बच्चों को समझाया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होम रूल लीग। तो होम रूल क्या है, होम रूल का हमारा उद्देश्य क्या है, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। और इवन ये लोग जो हैं आपके पास, बेसेंट और तिलक जो हैं, ये आपका कैसे आपका सार्वजनिक चिट्ठी के थ्रू, एड्रेसल के थ्रू ये क्या करते थे, अपने प्रोटेस्ट भी जाहिर करते थे। अब होम रूल जो मेंबर्स थे वो क्या करते थे, विलेज को टूर करते थे, ठीक है। इसी सीरीज में आपके पास आता है 1916 का आपका कांग्रेस सेशन जो लखनऊ में होना था। अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्षता करने वाले थे। अब इसी सीरीज में जब क्या हुआ, जब 1916 का सेशन होना था तो तिलक बन चुके थे, बेसिकली उनको अलाउ नहीं कर रहे थे पहले कांग्रेस ज्वाइन करना। जब वो जेल से आए थे 1914 में, मात्र 2 साल के अंदर तिलक बन चुके थे ब्रांड, बिग ब्रांड, ठीक है। जैसे वो मूवी होती है ना, गब्बर वाली मूवी में था कि फोन कर लो 3 लोगों को कि देखते हैं कौन बड़ा ब्रांड है। तो तिलक बिकेम ब्रांड, ठीक है, बिगर देन द मॉडरेट्स ऑफ द कांग्रेस। और आपके जो कांग्रेस का सेशन है उसमें आपके पास मुस्लिम लीग को भी इन्वाइट किया गया। और आपके पास क्या हुआ, लखनऊ पैक्ट हुआ, लखनऊ समझौता हुआ, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, फॉर द पर्पजेस, ठीक है, कि आप लोग जो है एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो आपके पास 1916 का जो लखनऊ सेशन था कांग्रेस का, उसमें जो है आपके पास इवन तिलक के सपोर्टर की पूरी एक ट्रेन आई। उसे कहा गया कांग्रेस स्पेशल, जो वेस्ट इंडिया से आपका उठा के लाई गई लखनऊ में, ताकि लोग कांग्रेस का सेशन अटेंड कर सकें, ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार, जैसे मैंने बताया, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब मुस्लिम लीग ने जो है आपका सेशन को ज्वाइन किया। अब डिमांड क्या की गई, दोनों ने कंबाइन क्या करी, सेल्फ गवर्नमेंट की इन्होंने डिमांड करी कि भैया हमें जो है आपका खुद रूल करने का, सेल्फ रूल करने का आपको मौका देना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट जो है इतनी धीरे धीरे तो पहले पेशेंट रही, पर उन्होंने पहले सोचा था कि ये मूवमेंट ऐसा ही है और इतना कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। तो फाइनली दे गॉट रियलाइज कि भैया ये जो मूवमेंट है धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है। तिलक की एक्टिविटी देखी है ना, आपकी और कार्रवाइयाँ देखी, एनी बेसेंट के ऑर्गेनाइजेशन की कार्रवाइयाँ देखी, तो उन्होंने देखा कि भैया ये तो बड़ा तरीके से काम कर रहे हैं। तो फाइनली जो आपके मद्रास, क्योंकि आपको पता है एनी बेसेंट के ऑर्गेनाइजेशन अडियार से ही संबंधित है ना, कहाँ संबंधित है, अडियार, मद्रास से ना यहाँ पे। तो क्या किया, मद्रास में जो है आपका बैन कर दिया गया स्टूडेंट्स को फ्रॉम पॉलिटिकल गैदरिंग्स। उनको बोला कि भाई तुम पॉलिटिकल गैदरिंग्स जो है अटेंड नहीं कर सकते, ये बैन कर दिया स्टूडेंट्स को। जून 1917 में जब आपका यहाँ से भी काम नहीं चला, तो जून 1917 में आपके पास एनी बेसेंट, बीपी वाडिया जो उनके लिeutenant से थियोसॉफिकल के समय के, और जॉर्ज अरुंडेल, उनको अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद इसकी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, अपनी तरफ से जो है सांत्वना दिखाने के लिए, जो इससे दूर थे लीडर्स, ठीक है, जो मॉडरेट लीडर्स से दूर थे, जैसे एसएन बनर्जी, ठीक है, इस तरीके से कुछ लीडर्स जो इससे दूर है, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय जी, इन्होंने जो है आपका अपने आप को मेंबर्स के रूप में, लीग मेंबर्स के रूप में अपने आप को जो है एनलिस्ट करवाया, जस्ट टू शो सॉलिडारिटी कि हम लोग जो है एंड ऑफ द डे एक साथ हैं। अब इससे ये बात समझ नहीं पाई सरकार। अब देखो 1858 के बाद जो है आपके पास 2 लोग होते थे, है ना, मैंने आपको 1857 के लेक्चर के बाद बताया भी था। एक होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो 1858 के कानून के बाद 1858 में कानून आया था, 1857 के बाद उस कानून के अनुसार, जैसे आज की डेट में संविधान काम करता है, तो उस जमाने में समय समय पे जो कानून होते थे वो लॉज काम करते थे और भारत को चलाने में काम आते थे। 1858 के कानून में 2 पोस्ट बनाई, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एक वॉइसरॉय। वॉइसरॉय ऐसा ही था जैसे गवर्नर जनरल होता था भारत में, ये दिल्ली में रहेगा या जहाँ भी कैपिटल रहेगी, उस जमाने में कैलकाटा होती थी, तो आपके पास ये कैपिटल में रहेगा भारत की। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होगा वो आपके पास ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए और पार्लियामेंट के लिए जिम्मेदार होगा, भारत की एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे हर डिपार्टमेंट का अपना एक सेक्रेटरी होता है आज भी, वैसे ही भारत के लिए एक भारत का सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और एक होगा आपके पास वॉइसरॉय, जो आपका इंडिया में रहेगा। वॉइसरॉय का जो साधारण शाब्दिक अर्थ है वो सूबेदार होता है, मतलब एक सूबे को गवर्नर कह लो, सूबेदार कह लो, पर गवर्नर छोटी पोस्ट हो गई तो दैट्स वाज वॉइसरॉय, ठीक है। अब इसके बाद लॉर्ड मॉन्टेग्यू की डायरी के पन्नों से मिलता है कि सती के 52 टुकड़े होने के बाद, जैसे आपको पता है 52 शक्तिपीठ, तो मॉन्टेग्यू अपनी डायरी में लिखते हैं कि 52 टुकड़े देखने के बाद शिव को ये रियलाइज हुआ कि उसकी 52 धर्मपत्नी है। अर्थात उसको ये जो लोग जुड़ रहे हैं इनको देखकर, जैसे एसएन बनर्जी, जिन्ना, मालवीय, इन सबको जुड़ने को देख के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है लिख रहा है ये बात
कि हम तो सोचे थे कि मतलब यही लोग हैं, नहीं इसमें तो बहुत लोग हैं, है ना। तो मॉन्टेग्यू ने डिक्लेयर किया, इसे हम लोग ऑगस्ट डिक्लेरेशन भी कहते हैं, कि हम लोग जो है आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार सरकार देना चाहते हैं। आपको पता है जिम्मेदार सरकार किसे कहते हैं? ये कहता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, हिज मैजेस्टी की जो गवर्नमेंट है, उसका जो उद्देश्य है वो भारत में जिम्मेदार सरकार देना है। जिम्मेदार सरकार मतलब एक डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस होता है, उसका एक आपका एक सबाल्टर्न हाउस होता है, एक छोटा हाउस होता है, सॉरी एक डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस होता है, उसका एक छोटा सा एक हिस्सा होता है। उस छोटे से हिस्से, स्लिप ऑफ टंग था, इस छोटे से हिस्से में जो होती है वो गवर्नमेंट होती है। इट इज़ नोन एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जैसे आज की डेट में लोकसभा है, और लोकसभा में आप एमपी चुनते हो, और उन एमपी का एक छोटा सा हिस्सा जो होता है वो कौन होता है? सरकार होता है। तो इन्होंने कहा हम आपको जिम्मेदार सरकार देना चाहते हैं, ये सरकार जिम्मेदार है इस हाउस के लिए। तो फाइनली क्या किया गया? एनी बेसेंट को भी रिलीज कर दिया गया सितंबर 1917 में, और इनकी इमेज कांग्रेस में बढ़ी, और तिलक के साथ आगे बढ़ते बढ़ते जो एनी बेसेंट है वो आपकी प्रेसिडेंट बन गई कांग्रेस के 1917 के सेशन की, और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गई 1917 में, याद रखिएगा, ऑफ द आईएनसी, एनी बेसेंट। ठीक है, आई ब्रिटेन से ही है। तो आपके पास ये प्रेसिडेंट बन गई, और उसके बाद जो है आपके पास ये आपके कांग्रेस की पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गई। इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, जो लोग जो हैं इनके अरेस्ट होने से परेशान हो गए थे, उन लोगों का भी इससे थोड़ा ध्यान हट गया। उनका जो आपका कह सकते हैं जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो कम हो गया, ऑब्वियस सी बात है, जब इनको रिलीज कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? 1918 आते आते जो 1917 में पीक पे पहुंच गया था होम रूल मूवमेंट, वो धीरे धीरे क्या होने लगा? फिजल आउट होने लगा। जो सांत्वना थी वो कम हो गई, इनको रिलीज कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? आपके पास एनी बेसेंट क्या हो गई? आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी में जो है आपका इन्वॉल्व हो गई, कांग्रेस में चली गई हैं। ठीक है, इसके अलावा मॉडरेट्स का ध्यान कमजोर हो गया। इसके अलावा क्या हुआ? आपका जो तिलक थे, तिलक जो थे उन्होंने क्या करा? तिलक ने एक इंडियन अनरेस्ट के जो ऑथर थे उनका नाम था वैलेंटाइन किरोल। ठीक है, तो जो किरोल थे उन पे